हाल ही में मैंने एक रेसिपी वीडियो डाली थी, पालक पनीर विदाउट ऑयल। देयर वाज अ काइंड ऑफ रकस क्रिएटेड इन द कमेंट बॉक्स, आई डोंट नो व्हाई। ये जो लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, कंक्लूजन्स पढ़ते हैं स्टडीज़ के और फिर आके टाइप डाउन करने शुरू हो जाते हैं। हेटर्स को भी मैं गाली देने से अच्छा ना पहले समझाना चाहूँगा कि भाई आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद, आप मत देखो। फालतू में किसी दिन आपकी आईडी खोल के यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी तो बेशर्मी का नंगा नाच आपका होगा, मेरा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप पढ़ते भी हो तो पहले मेरी सारी वीडियोस देखो, पढ़ाई लिखाई करना सीखो, तब तो मेरी मार पाओगे तुम। ना मेरे पे रिसर्च की ढंग से और ना उस सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट के बारे में मैंने रील बनाई है। देखो यार, ये सारा सिलसिला शुरू होता है एंटागनिज्म से और सिनर्जिज्म से। अब एंटागनिज्म का मतलब क्या होता है? एंटागनिज्म का मतलब है कि अगर दो खाने के आइटम आपके प्लेट में पड़े हैं तो उन दोनों के अंदर अगर ऐसे कंपाउंड जैसे मिनरल्स हैं जो आपस में फाइट करते हैं अब्जॉर्ब होने के लिए आपकी बॉडी में, तो वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, राइट? और सिनर्जिज्म का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हेटर हैं तो वो मेरे कंटेंट को एंटागनिस्ट है, तो मतलब कि क्या है, वो या तो मेरी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ ना पाऊं, या मैं उनकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करने की कोशिश कर रहा हूं, उनको जवाब देके, उनको शट अप करके कि वो आगे ना बढ़ पाए, राइट? तो हम दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्ट है। वहीं पे रही बात सिनर्जिज्म की, तो आप लोग जो मेरे चाहने वाले हो, जो मुझसे प्यार करते हो, जो मेरा कंटेंट देखते हो, तो हम दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपको सिखाकर चीज़ें, आपको हैक्स देकर, आपको ये बताकर कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और आप मेरी हेल्प कर रहे हो मुझे देखकर मेरे ब्रांड की ग्रोथ बढ़ा के और मेरी व्यूअरशिप बढ़ा के, राइट? सो वी बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर्स ग्रोथ। इसको कहते हैं एंटागनिज्म और सिनर्जिज्म। क्लियर? सो सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ पालक पनीर का। अब ऑब्वियस सी बात है कि पालक के अंदर जो आयरन है और जो पनीर के अंदर कैल्शियम है, आपस में वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेंगे बिकॉज दे आर एंटागनिस्टिक टू ईच अदर। वहीं पे पालक के अंदर ऑक्जेलेट्स भी हैं व्हिच इज नोन एज एन एंटी न्यूट्रिएंट। अब एंटी न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है? सारे के सारे जो उसके आसपास के मिनरल्स है जो आप उसके साथ में पनीर खा रहे हो उसकी भी एब्जॉर्प्शन को खराब कर देना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से एंटी न्यूट्रिएंट का पोस्टमार्टम करके दिखा दिया है। जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख के आओ। ऐसा मैंने केस लड़ा है ना एंटी न्यूट्रिएंट्स के सपोर्ट में कि अब कोई इंडस्ट्री में बचा नहीं है एंटी न्यूट्रिएंट्स के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए। सो एंटी न्यूट्रिएंट ऑक्जेलेट का ये सीन है कि भाई इट इज एब्सोल्युटली सेफ, इट वोंट डू शिट टू यू, बिकॉज एक स्टडी भी हुई थी जिसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में दिक्कत है भी या नहीं उसका पता लगाना था। और एक्चुअली में हुआ क्या, आपके सामने लिखा है कि 20 हेल्दी मेन एंड वुमेन के ऊपर जो स्टडी हुई थी जिसके अंदर ऑक्जेलेट रिच डाइट दी गई थी और रुबाब जूस से 600 mg a day ऑक्जेलेट उसके ऊपर से दिया गया था, और हुआ क्या, सिर्फ उनका एक्स्ट्रा सुसु निकला। कितने तालाब भर गए होंगे। और तो और ये भी लिखा है इसके अंदर कि अगर आपका कैल्शियम इनटेक एडिक्वेट नहीं है और आप अपनी हाइड्रेशन को प्रॉपर नहीं रखते, तभी ही आपके किडनी स्टोन्स का रिस्क बढ़ सकता है, बिकॉज डाइटरी कैल्शियम इनटेक वाज इनवर्सली एसोसिएटेड विद किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो अपने कैल्शियम इनटेक को बढ़ाओ, वेल हाइड्रेटेड रहो और ऑक्जेलेट से डरना बंद करो। और एक और स्टडी हुई थी फाइटेट्स के ऊपर जिसके अंदर 8 to 50 मंथ्स के बच्चों को, बेचारे बच्चों को 500 mg a day डाइटरी फाइटेट दिया गया था एंड उनकी जिंक अब्जॉर्प्शन हिंडर हो गई। बट इफेक्ट साइज समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि कितना किया। मैं बताता हूँ आपको, वैल्यू 0.04 समथिंग वैल्यू थी। तो मैं क्या बोलूँ आपको कि भाई देख लो, हुआ तो है ना, चाहे नेग्लिजिबल हो, हुआ तो है, तो फिर क्यों ही खाना है। इंस्टेड मैं ये बोलूंगा कि अगर आप हेल्दी एडल्ट हो, आपको डेफिशिएंसी है भी, अगर आयरन डेफिशिएंसी भी, आप एनीमिक भी हो ना, आपको एनीमिया भी हो रखा है, तो मैं कहूंगा यार अपने सप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, आयरन मेडिकेशन पे ध्यान दो, हाइड्रेशन पे ध्यान दो, ओवरऑल न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। ऑक्जेलेट को मिनिमाइज करना वुड स्टिल बी द लास्ट केस। उससे पहले मैं कभी भी नहीं, जब कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा ना कि यार अब तो सर के ऊपर से पानी निकल चुका है, छत उजड़ चुकी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेडिकेशन भी हमें काम नहीं कर रही है, तब मैं कहूंगा यार अब तो लाइफ तेरी खत्म ही होने वाली है, तो लास्ट चांस देके देख लेते हैं कि बचाने के लिए सब कुछ ही क्लीन कर देते हैं, सब कुछ बॉईल कर देते हैं। उससे पहले अगर आपको एक क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है ना, तब भी आपको पालक पनीर से डरने की नीड नहीं है, बिकॉज इट वोंट डू हार्म टू योर किडनीज। इंस्टेड you can say कि it's not optimal to cure your kidneys, and obviously to cure your kidneys you need a list of supplementation and medication and a doctor's prescription and doctor's supervision. You don't need to actually see कि मैं पालक पनीर खाऊं या नहीं. You just need to take care of minimal nutrient requirements
कि मैं अपनी डाइट को क्लीन रखूं, प्रोसेस जंक फूड ना खाऊं, हाइड्रेशन का ध्यान रखूं, स्लीप का ध्यान रखूं, उन पैरामीटर्स पे काम करूं जिन पैरामीटर्स पे मैं काम कर सकता हूं। अगर मैं पूरे दिन गुस्सा करते रहता हूं, लड़ता रहता हूं सबसे, तो मैं उन पे काम करूं और उसको इंप्रूवमेंट पे ध्यान दूं ताकि मेरे स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहें और उसकी वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स खराब ना हो। अब यहाँ पे टॉपिक से ना भटकते हुए मैं आपको ना 5 और एग्जांपल्स देता हूँ ऐसे। सो पॉइंट नंबर 1 इज, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्पिनच शुड बी अवॉइडेड विद डेयरी। तो स्पिनच को आप विटामिन सी के साथ कंबाइन करके खाओगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन एनहांस हो जाएगी। और वो कहेंगे कि अगर आप पालक पनीर खाते हो तो पनीर डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें कैल्शियम है और स्पिनच में आयरन है। कैल्शियम और आयरन आपस में मिलकर आयरन की एब्जॉर्प्शन हिंडर कर देंगे और ऑक्सलेट्स तो आपकी फाड़ के रख देंगे अंदर से, क्योंकि वो एंटी न्यूट्रिएंट है। तो ओवरऑल पालक पनीर एक जहर मील है। सो पालक पनीर खाना आज ही छोड़ो, ये हुक होगा। फिर मिथ नंबर 2, वो ये कहेंगे कि जो दालें हैं और बीन्स हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स शुड बी अवॉइडेड विद एग्स। जो बाहर का स्टेपल मील है बॉडी बिल्डर्स का, एग्स एंड बीन्स, आपने देखा होगा बेक्ड बीन्स एंड एग्स खा रहे हैं, तो वो उसको उठा के कि भाई आज तक जो ये बॉडी बिल्डर्स कर रहे थे वो सब गलत है, उनकी बॉडियां जो बनी है वो स्टेरॉइड की वजह से बनी है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जहर है। क्यों? क्योंकि एविडिन होता है रॉ एग्स के अंदर, जो इन्होंने मिस कर दिया और आपको डराएंगे कि भाई एग्स में एविडिन होता है, जिसकी वजह से एविडिन एक स्पेशल प्रोटीन है जो जिंक से बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है। तो जो लेग्यूम्स और जो दालों में और बीन्स में आपका जिंक है उसकी एब्जॉर्प्शन तो ये बिल्कुल ख़त्म ही कर देगा। तो क्यों ही खाने, मत खाओ, आप अलग अलग खा लो, ऐसा ही कहेंगे। पर ये आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगे, सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। अगर आपकी दालों में गार्लिक है तो ऑलरेडी जिंक अब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देगा। और आपके अंडे कुक्ड हैं, तो आपके अंडे नहीं, सॉरी, जो आप अंडे खा रहे हो वो कुक्ड है, वो रॉ नहीं है। सो उसमें ऑलरेडी एविडेंट डीनेचर हो चुका है और वो बहुत गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स बन चुका है। सो ओवरऑल जो आप मील खा रहे हो जिसके अंदर आप बीन्स और लेग्यूम्स और एग्स साथ में खा रहे हो, दैट विल बी अ वेरी हेल्दी मील जिसमें आपकी बायोटीन की एब्जॉर्प्शन भी एनहांस होगी, जिंक की एब्जॉर्प्शन भी एनहांस होगी एंड आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स भी मिल जाएगा अलोंग विद अ लॉट ऑफ फाइबर। लो जीआई मील है, परफेक्ट मील, परफेक्ट ब्रेकफास्ट, परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग ब्रेकफास्ट कहूंगा मैं तो। फिर थर्ड मिथ ये कहेंगे कि कैल्शियम का जो सप्लीमेंट अगर कुछ लोग खाते हैं तो कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट साथ में मत खाओ। अब ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेट मी टेल दिस टू यू। क्योंकि भाई अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो उस सप्लीमेंट को लेने का इंटेंट क्या है? वो यही है ना कि आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो, आपको अब्जॉर्प्शन अच्छे से मिले। तो उसमें भी अगर आप ये चीज़ कर दोगे कि यार मैं कैल्शियम और आयरन इकट्ठे ले लेता हूँ और एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन को वो हिंडर कर देंगे, तो क्या फ़ायदा सप्लीमेंटेशन का? सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप खाना खा रहे हो उसमें मत सोचो कि अब्जॉर्प्शन हिंडर होगी कि नहीं। ओवरऑल आपका जो गट है वो आपके हर एक न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर ही लेगा अगर वो प्रॉपरली कुक्ड है, आपका गट हेल्दी है, आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाते हो एंड आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हो। आयरन को आप विटामिन सी के सप्लीमेंट के साथ लोगे तो आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन को अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ लोगे तो ब्रेकफास्ट में आपके जाहिर सी बात है फैट भी होगा, तो वो फैट के साथ विटामिन डी कंबाइन होकर विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। सो देन नंबर 4 मिथ वुड बी, ये तो मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत ट्रेंडिंग भी चली जाती हैं, कि चाय और कॉफ़ी पीना बंद कर दो मील्स के साथ, क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल्स और टैनिन्स होते हैं जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं अगेन, एंड वो आपकी मील्स के साथ कंबाइन होकर उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। अब देखो भाई, बात तो सही है पर रीज़न बुलशिट है। एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से नहीं पीना अपने, मतलब नहीं छोड़ना अपने खाने के साथ पीना, बट कैफीन कंटेंट की वजह से छोड़ना है। कैफीन कंटेंट से आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्राइव स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे आप फोकस्ड, एग्रेसिव और इन द गेम महसूस करते हो, ड्रिवन महसूस करते हो। उस टाइम पे आपकी बॉडी की प्रायोरिटी डाइजेशन नहीं होती और खाने के बाद बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसका दूसरा नाम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी है। तो अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने वाला एक स्टिमुलेंट पियोगे, उस चीज़ के साथ, खाने के साथ, जो चीज़ आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेट में डाइजेस्ट होगी तो कीचड़ बनेगा अंदर। सो यू शुड अवॉइड दैट कॉम्बिनेशन, ये तो मैं भी कहता हूँ। तो मतलब अगर आप चाय पी रहे हो, चाय के अंदर दूध है, तो आप लिमिट करके रखो उसको। मैं तो डेली नहीं पीता वैसे, अगर मेरे मम्मी पापा तो डेली पीते, सबके ही पीते हैं। सो हो सकता है आपको दिक्कत दे, हो सकता है ना दे। अगेन इफेक्ट साइज मैटर्स एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मैटर्स। अगर आपका गट टॉलरेट कर पा रहा है और इफेक्ट साइज बहुत कम है, क्योंकि जो स्टडीज़ होती हैं वो एवरेजेस होती हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसानों की एवरेजेस होती है, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, किसी पे बहुत ज़्यादा आता है, किसी पे कम आता है, उसका एक एवरेज साइज आपको कंक्लूजन दिया जाता है कि इससे ये हो सकता है आपको। और ये लोग उठा के फेंक देते हैं यहाँ पे कि ये तो होएगा ही होएगा। मतलब भाई साइंटिस्ट गए भाड़ में, इन लोगों की बात सुन लो आप, जो ये इतने श्योर है, जो आज तक लैब में इन्होंने एक कदम नहीं रखा, सिर्फ 2-3 किताबें पढ़ लेते हैं, गूगल पे कंक्लूजन्स देख लेते हैं और ये इंस्टा बाबा बन जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके मैं भी फेवर में हूँ, अगर आप रॉ वेजिटेबल्स खाओगे या रॉ फ्रूट्स भी खाओगे, ऑब्वियसली फ्रूट्स तो रॉ ही खाते हैं तो उसके अंदर तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बट
स्पेसिफिकली इफ यू ईट रॉ वेजिटेबल्स आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इन द लॉन्गर रन, क्योंकि जब हम फैट लॉस पे होते हैं, स्पेसिफिकली अगर जिम वालों की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं अपना पेट भरने के लिए। सो भाई अब रॉ वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर कंटेंट तो है ही बहुत ज़्यादा, उसके साथ में जो एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो भी होगी। तो आप बहुत सारी मात्रा अगर अपने अंदर डाल लोगे फाइबर के साथ एंटी न्यूट्रिएंट बहुत सारा मिक्स करके, तो अंदर जाके आपको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो। एंड ऑल्सो उसके अंदर अगर पेस्टिसाइड्स होए और प्रेजर्वेटिव्स होए, मतलब जनरली होते नहीं है, पर अगर कहीं पे किसी ने डाला हुआ या डर्ट हुई या कुछ भी हुआ तो वो भी अंदर जाके वो टॉक्सिफाई कर सकते हैं, गंदे बैक्टीरिया को फीड कर सकते हैं। सो मेरी ये बेस्ट एडवाइस रहेगी कि मैं क्या करता हूँ, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गए, ये 3 वेजिटेबल्स के अलावा मैं हर एक वेजिटेबल कुक करके खाता हूँ। उससे होता क्या है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और एनहांस हो जाते हैं और एंटी न्यूट्रिएंट्स डीनेचर हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं टमाटो को कुक करता हूँ तो लाइकोपीन कंटेंट और अच्छे से मैं अब्जॉर्ब कर पाऊंगा, वो बायो अवेलेबल हो जाएगा कुकिंग से। एंड गाजर मटर भी कोई खाते होंगे, तो मैं तो मटर से भाई एलर्जिक हूँ। गाजर को अगर आप कुक करते हो तो बीटा कैरोटीन करके एक उसके अंदर कंपाउंड है जो आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट है वो एक्चुअली में, सो आप उसको अब्जॉर्ब कर पाओगे। सो बेसिकली कुक योर वेजिटेबल्स फॉर द इंटेंट ऑफ बेटर अब्जॉर्प्शन एंड बेटर डाइजेशन। एंड ये 5 चीज़ें हैं जिसमें से मैंने आपको अनबायस्ड होकर बता दिया कि क्या चीज़ सही होगी, क्या चीज़ गलत होगी। इसके अलावा अगर आप और कुछ भी सुनते हो तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। इस वीडियो पे मेरी टीम हमेशा आंखें गाड़ के रखेगी कमेंट बॉक्स पे। कोई भी नई मिथ आती है इंडस्ट्री में, मैं यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसको, पूरी मिथ को आपके सामने आपको पूरा का पूरा अनबायस्ड होकर बताऊंगा। अगर वो सही हुई तो मैं सही भी बताऊंगा आपको। सो बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वुड बी दैट द बेस्ट सिनेरियो यू शुड फॉलो for your healthy gut and for a very healthy life would be number 1, eat small and frequent meals। बहुत बड़े बड़े मील्स मत खाओ, ज़्यादा मील्स खाओ, स्प्रेड आउट करके खाओ और छोटे छोटे मील्स खाओ। नंबर 2, ईट अकॉर्डिंग टू योर गट स्ट्रेंथ एंड गट टॉलरेंस। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपको डाइजेस्ट होता है हिट एंड ट्राई करो और उसी को ही सबसे ज़्यादा खाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही चीज़ें खानी चाहिए जो आपको पता है, पूरे फुली कॉन्फिडेंट हो कि इससे मुझे गैस या फिर कोई डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा। नंबर 3, नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अ रैट और अ पिग। अपने आप को भाई चूहा और पिग मत मानो, और जो एनिमल स्टडीज़ हैं उनके बेसिस पे, उनके कंक्लूजन्स पे अपने कंक्लूजन्स को बेस मत करो, बिकॉज रैट और पिग का मेटाबॉलिज्म बहुत अलग होता है ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म से। सो एनिमल बेस्ड स्टडीज़ मीन बुलशिट, वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए की जाती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, लैब पर्पसेस के लिए, और साइंटिस्ट ने किसी इंटेंट से किया है वो किसी सप्लीमेंट को डिज़ाइन करने के लिए या कुछ करने के लिए, उसमें वो काम आएंगी, बट इसलिए काम नहीं आएंगी कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ बदल दें एनिमल बेस्ड स्टडीज़ और सेल कल्चर स्टडीज़ की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली नहीं करनी है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर चांसेस हैं कि आप बहुत ही बड़ा मील खाओगे और बहुत सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में फिर फाइट करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो फॉर द डे। आई होप कि आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद समबडी हु रियली नीड्स इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, आई लव यू ऑल।